जय हिंद साथियों मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि चैनल ने आपसे प्रॉमिस किया था और प्रयास किया गया था कि आपको कंटिन्यू एक दिन में 3 वीडियो मिलेगी। आप सभी के निवेदन पर यह प्रयास शुरू किया गया था, लेकिन स्वास्थ्य सही ना होने के कारण आप देख रहे हैं आपके समक्ष हूं, इसीलिए हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी आना पड़ता है क्योंकि सुबह की वीडियो तो आपको मिलेगी इकोनॉमिक्स की, लेकिन उसके बाद जैसे तैसे करके ये वीडियो लानी पड़ रही है। सोमवार को आपसे कहा गया था कंटिन्यू 3 दिन एक दिन में 3 घंटे की क्लास मिलेगी, यानी 3 बार आपको क्लास मिलेंगी। सोम चला, मंगल चला, बुध से दिक्कतें आना शुरू हो गई। गुरुवार क्या हुआ, गुरुवार को आपको डिस्कशन मिलना था। बुधवार को तो क्लास वैसे भी नहीं मिली, बुधवार को सिर्फ क्विज दे दिया गया था आपको, और डिस्कशन गुरुवार को मिलना था। लेकिन गुरुवार को आप देख रहे हैं आज थोड़ा तो रिलीफ है, वरना कल हालत बहुत खराब थी, जिसके कारण आपकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाया और आपको अपलोड नहीं मिल पाई। तो साथियों, निवेदन है आपसे, रिक्वेस्ट थोड़ी है, क्योंकि जो ये हेल्थ खराब हो रही है, स्वास्थ्य जो खराब हो रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन है अकेला वर्क आउट करना पूरी तरह से। यानी कि टेक्निकल टीम जानते ही कोरोना कॉल में नहीं आ पा रही है, तो खुद ही आपके लिए कंटेंट बनाना पड़ता है, खुद ही इसको अपलोड करना पड़ता है, और टेक्निकल डिपार्टमेंट को भी खुद ही देखना पड़ता है, टाइपिंग से लेकर के चीज़ों को अपलोडिंग तक, या हम कुछ भी कहें तो उसमें सभी की, यानी कि टेक्निकल चीज़ों को सभी को टीचरों को लेकर देखा जाए, सभी के टीचरों के लिए टेक्निकल टीम मुझे ही बनना पड़ता है। तो बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है साथियों। तो हम ये चाहते हैं कि एक दिन में 2 वीडियो दी जाए आपको, सुबह जीएस की और शाम को मैथ की। अब आपकी क्विज का जो मामला है, 2 ही तो मिलती है, क्विज मिलती है आपको, क्विज डिस्कशन मिल जाता है। तो क्विज की वीडियो को हम ये कर रहे हैं, वीकेंड कर दे रहे हैं। जो आपको क्विज थी, यानी कि जो टेस्ट था, वो आपको वीकेंड में दे दे रहे हैं, यानी वीकेंड समझना है ना, लास्ट में। और एक हफ्ते में ढेर सारे प्रश्न भी आपके पास रहेंगे, और वो आपका टेस्ट पेपर बनकर तैयार होगा। लेकिन वो टेस्ट पेपर आपके वीडियो के सामने पूछा जाएगा आपसे, मैं आपसे पूछूंगा, ऐसे लिखित नहीं दूंगा कि चलिए पहला प्रश्न ये है, इसका उत्तर दीजिए, ठीक है, और ऐसे आपको उत्तर देना होगा। ऐसे मैं 100-150 प्रश्न पूछ पाऊंगा आधे घंटे में। वैसे क्या होता है कि 5-10 मिनट की जो वीडियो बनती है उसमें आती है और चली जाती है, और वो उसमें हम 50 क्वेश्चन भी नहीं टच कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और ऐसे ही आपको डिस्कशन उत्तर देंगे हम, यानी कि अगर सैटरडे को हमने आपसे प्रश्न किया तो संडे को हम आपको उत्तर देंगे, ठीक है। तो साथियों, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, इस चीज़ के लिए क्षमा करिए और इस चीज़ को कृपया करके मान जाइए आप सब कि एक दिन में 2 वीडियो, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं, जैसे थोड़ा सा अगर वर्कआउट कम पड़ता है मुझ पर, तो आपको 3 वीडियो क्या 4 वीडियो मिल जाएगी। साथियों, मैं कहीं नहीं जाने लगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना मेरा जुनून है, पढ़ाना ही मेरे, मतलब पढ़ाने से मुझे किक मिलता है। बिना पढ़ाए मैं नहीं रह सकता, ये मेरी दुनिया है, और आप सब इस दुनिया को बनाने वाले हो, ठीक है। तो चलिए लेट ना करते हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। वीडियो काफ़ी मिमिक्री वाइज रही, आपको काफ़ी पसंद आई, थैंक यू सो मच। पहला प्रश्न किया जा रहा है आपसे, संविधान की विचारधारा किसके द्वारा दी गई थी। तो संविधान की विचारधारा समझिएगा, यहाँ पे 1895 में बाल गंगाधर तिलक महोदय ने, यानी कि कहें अगर तो बाल गंगाधर गंगाधर जी ने इसकी विचारधारा दी थी, ठीक है। इसमें से बहुत से लोगों का जन्मदिन होगा 100 साल बाद का, यानी कि 100 साल बाद देखें तो 1995 में आप लोगों में से कोई पैदा हुआ होगा, है ना। मतलब आपके जन्म से 100 साल पहले संविधान की विचारधारा आ गई थी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। पहली बात तो ये जान लें कि 1860 में पहली बार भारत ने बजट पेश किया गया था, ठीक है, बजट पेश किया गया था। बजट को संविधान में वार्षिक वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब क्या है, अगर हम बात करते हैं तो ये 1892 में भारतीयों को बहस करने का अधिकार दिया गया। बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है, ठीक है, ये 112 में बजट का उल्लेख मिलता है, ठीक भाई। चलो आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो बंगाल का पहला गवर्नर अगर हम बात करते हैं
तो बंगाल का पहला गवर्नर 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी का युद्ध क्लाइव ने जीत लिया, तो क्लाइव ने उसकी जगह पे राजा बना दिया था, यानी किसी को सत्ता सौंप दी। लेकिन जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ तो उसके बाद बंगाल का गवर्नर, यहाँ से बात करें तो गवर्नर क्लाइव रहा, रॉबर्ट क्लाइव बना। ये बंगाल का पहला गवर्नर है, गवर्नर जनरल नहीं है, ठीक है, समझना इस बात को। गवर्नर और गवर्नर जनरल में अंतर है। अगर हम बात करते हैं तो भारत के छोटे से मानचित्र पे अगर हम गौर फरमा लें, ठीक है, ध्यान से समझना, इस मानचित्र की अगर हम देखें तो ये जो इलाका, ये जो पूरा इलाका बांग्लादेश वाला इलाका मिला करके ये पहले पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल हुआ करता था। ये इलाका जो आपका देख रहे हैं ये तमिलनाडु है और ये आपका समझना है आपका ये महाराष्ट्र इलाका है। तो इन तीनों में अंग्रेजों की प्रेसिडेंसियां थी, यानी कोठियां थी। तो अब होता क्या है भाई, परेशान मत हो, मुझे कोरोना नहीं है साथियों, ये साइनस भी नहीं है, ये जिसे कहते हैं स्नोफीलिया, हीमोफीलिया नहीं स्नोफीलिया। स्नोफीलिया हर व्यक्ति के अंदर होती है, बढ़ जाती है ठंड से, किसी को कोल्ड से एलर्जी होती है, तो वही चीज़ें हैं। मैं प्रिकॉशन ले रहा हूँ फिलहाल, लेकिन नहीं हो पा रही चीज़ें, कुछ चीज़ें। और मौसम भी देख ही रहे हैं आप, मौसम में बहुत बदलाव हो रहा है, तो वो ले रहा हूँ मैं फिलहाल, बेटर हूँ। कल बिल्कुल नहीं था लेकिन आज हूँ, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरी टीम भी है। ओपी सर हैं, कहीं उनको हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। सौरभ सर हैं, ओपी सर हैं, और 2 स्टूडेंट रहते हैं बेचारे, यहाँ पढ़ते रहते हैं, प्यारे दुर्गेश और ब्रजेश। तो क्या किया जाए फिर, तो सबको देखना है, लेके चलना है, तो टेंशन मत लीजिए। आवाज़ थोड़ी बदल रही है, भारी हो रही है, उसकी टेंशन ना करिए। अब होता क्या है, ये दोनों जो गवर्नर हैं, ये दोनों गवर्नर, ये गवर्नर अलग अलग सबके गवर्नर होंगे, लेकिन ये गवर्नर उठ करके इसको रिपोर्ट देना शुरू कर देंगे, तो यही बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा। बस यही बात होती है गवर्नर में और गवर्नर जनरल में। ये जो गवर्नर जनरल है ये इंग्लैंड गया तो इन सबकी बातें रख देगा, इन सबका नेतृत्व वो कर लेगा। बस ये चीजें हैं गवर्नर में और गवर्नर जनरल में, इतना अंतर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे, हाँ, तीसरा नंबर प्रश्न हो चुका है। चौथा प्रश्न कह रहा है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, समझना, अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं, समझना, गवर्नर की नहीं, गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं। पहला यहाँ प्रश्न बनता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। वारेन हेस्टिंग था। अंतिम मैंने पूछा है, तो अंतिम पूछा है तो विलियम बेंटिंग के समय में 1833 में एक अधिनियम पारित हुआ था, इसे कहते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में अंग्रेजी शिक्षा भारत में लाई गई थी, इंग्लिश को लाया गया था, और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किस अधिनियम के आधार पर बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का प्रारंभ किया गया, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद है वो कैसे शुरू हुआ था। अभी तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे आपने देखा कि पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, मैंने आपको बताया, लेकिन गवर्नर जनरल का पद जो शुरू होता है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा शुरू किया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट में आप पढ़ेंगे होंगे इस चीज को, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपके पास मैंने बुक्स कहा था कि आपके पास बुक्स है, ठीक है। चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न क्या कहता है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। देखो अधिनियम पूछा गया, मैंने आपसे कहा ना कि विलियम बेंटिंग बने थे, लेकिन विलियम बेंटिंग को मैंने अभी बताया आपसे 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उस एक्ट के तहत इनको बनाया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल से उठा करके भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। देखो गवर्नर जनरल और वायसराय में आधे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 12 प्रश्न होते हैं, सिर्फ 12 प्रश्नों में आप कंफ्यूजन में हैं, ठीक है। मैं 12 प्रश्न आपको बता देता हूँ कौन कौन से प्रश्न हैं वो, ठीक है, समझिएगा। 12 प्रश्नों में अगर बात करते हैं तो पहला प्रश्न बंगाल का पहला गवर्नर, ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर, पहला प्रश्न। बंगाल का अंतिम गवर्नर, दूसरा प्रश्न। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तीसरा प्रश्न। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, चौथा प्रश्न। भारत का पहला गवर्नर जनरल, पांचवा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, छठा। भारत का पहला वायसराय, सातवां प्रश्न। भारत का अंतिम वायसराय, आठवां प्रश्न। आजाद भारत का पहला गवर्नर, नौवां प्रश्न। आजाद भारत का अंतिम गवर्नर, 10वां प्रश्न। आजाद भारत का पहला अंग्रेज गवर्नर, 11वां प्रश्न।
आज़ाद भारत का अंतिम जो है भारतीय गवर्नर, 12वां प्रश्न। आज़ाद भारत का पहला भारतीय गवर्नर, ये 13वां प्रश्न निकल के आता है। ठीक है, और कहा जाए भारत के किस गवर्नर जनरल के बाद से राष्ट्रपति पद प्रारंभ किया गया था, ये रहा आपका 14वां प्रश्न। प्रश्न बहुत बन सकते हैं, तो इन सभी के उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में कृपया करके दे दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। चलिए अगले देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है किस अधिनियम को दास्ता का अधिनियम कहा जाता है। तो किस अधिनियम को दास्ता का अधिनियम कहा जाता है, अगर हम बात करते हैं तो किस अधिनियम को दास्ता का अधिनियम कहते हैं। ये है 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसे दास्ता अधिनियम कहा जाता है। देखिए 1935 लिखा हुआ है भारत शासन अधिनियम, इसे 1935 भारत शासन अधिनियम, इसे कहते हैं दास्ता का अधिनियम, दास्ता का एक्ट। ठीक है, अब देखो क्यों कहते हैं ये भी समझना, क्योंकि इसमें क्या है, इसको बहुत से लोगों ने कथन कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था ये एक ऐसा वाहन है जिसमें ब्रेक तो बहुत है परंतु इंजन नहीं है, और तमाम चीजें थी इसमें। इसी को देख करके संविधान बनाया गया था, रोकने टोकने के लिए नियम लगाए गए थे इसमें। अब देखते हैं 8वां प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान सभा की लिखित मांग किसके द्वारा की गई थी। भारत के संविधान सभा की लिखित मांग की बात करते हैं तो 1934 में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है M.N. राय। M.N. राय जी ने लिखित मांग की, इन्हें कहते हैं औपचारिक मांग, ऑफिशियली मांग। ठीक है, समझना यहाँ पे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। मानवेंद्र नाथ राय इनका पूरा नाम है। 9वां प्रश्न है किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई, यानी कि हाईकोर्ट्स भारत में कब खोले गए। तो हाईकोर्ट्स की बात करते हैं अगर, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 1861 में हाईकोर्ट एक्ट आया था, SC एक्ट बोला जाता है इसे। अब HC एक्ट हाईकोर्ट की बात करते हैं तो बंबई, कलकत्ता और मद्रास 3 स्थानों पर खोले गए थे। हमें अपने उत्तर प्रदेश का याद रखना है, तो अपने यूपी में हाईकोर्ट 1866 में खोला गया था, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट, जिसके 100 वर्ष अगर 150 वर्ष की बात करते हैं तो 2016 में इसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है, ये ध्यान रखिएगा, 150 वर्षगांठ इसकी मनाई गई थी। ये प्रश्न बन चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, बिना अपील बिना वकील, इसमें टाइपिंग में गलती हो गई थी, बहुत डांट पड़ी इसके लिए, काफ़ी डांटा था धर्मेंद्र जी ने। बिना अपील बिना वकील और बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है, तो इसे कहते हैं, ये 1919 का जो एक्ट है इसे कहते हैं रोलट एक्ट। एक रेगुलेटिंग एक्ट है, एक रोलट एक्ट है। तो रोलट एक्ट को ही बिना अपील बिना वकील बिना दलील कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई सुनवाई नहीं है। यहीं से 4 लोगों से अधिक एक जगह अगर लोग खड़े होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। इसे ही कह सकते हैं धारा 144 शुरू की गई, और इसे ही कह सकते हैं अफसफा कानून, इसे अफसफा कहा जाता है। अफसफा कहा जाता है, मणिपुर में अगर कहें, जम्मू कश्मीर था, अब हट गया, शासित प्रदेश बन गया, ये नागालैंड में है। यानी कि बिना वारंट के आपके घर की तलाशी हो सकती है, शक के बिहाफ पे आपको अरेस्ट किया सकता है और पूछताछ की जा सकती है आपकी। तो ये कुछ नियम थे जो अंग्रेजों ने बनाए थे, जो अभी भी जीवित हैं, लेकिन वो हमारे भारतीय संविधान के आधार पर हम संदिग्ध राज्यों में जहां माओवादी आतंकवादी गतिविधियां ज्यादा हैं उन राज्यों में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो आगे प्रश्न बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न कहता है नेहरू रिपोर्ट को किसकी अध्यक्षता में स्वीकार किया गया था। नेहरू रिपोर्ट को किसकी अध्यक्षता में स्वीकार किया गया था, तो नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखना 1928 में नेहरू रिपोर्ट लाई गई, यानी कि मोतीलाल नेहरू जी ने इस रिपोर्ट को लेकर के आए, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर अंसारी महोदय ने इसको स्वीकार किया था। अंसारी महोदय की अगर हम बात करते हैं तो 10 अगस्त 1928 को इसे स्वीकार किया गया था, समझिएगा यहाँ पे। लेकिन जो अंग्रेज इस समय थे, जिन्हें जैसे हमने कहा ना लॉर्ड नहीं कहना चाहिए, लॉर्ड कहने से क्या होता है कि हम अंग्रेजों को लॉर्ड नहीं कहना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक अंग्रेज थे जिनका नाम था बार्किन, अंग्रेज बार्किन है। तो बार्किन महोदय ने ये बात रखी थी कि एक ऐसा प्रारूप बनाओ जिससे तुम्हारे देश के सभी दल के लोग संतुष्ट हो जाएं, सभी वर्ग के लोग उसको संतुष्ट हो जाएं, ऐसा एक कॉन्सेप्ट दो। तो नेहरू रिपोर्ट को अपनाने की तिथि लिख दी गई है, कौन व्यक्ति ने, किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर अंसारी महोदय की अध्यक्षता में हटाया गया था, निकाला गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो व्यक्ति सत्याग्रह की अगर बात करते हैं तो पहले व्यक्ति जो व्यक्ति सत्याग्रह शुरू किया गया था वो 1940 में शुरू हुआ था। इसको करने वाले जो व्यक्ति हैं आचार्य विनोबा भावे हैं। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे ने इसको शुरू किया था। दूसरे व्यक्ति इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसकी अध्यक्षता की, इसकी बात करते हैं तो 17 अक्टूबर, डेट याद रखिएगा,
17 अक्टूबर, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब अगर बात करते हैं, ध्यान से आगे देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि हाँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस आश्रम से प्रारंभ किया गया था? तो ये पवनार आश्रम से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? पवनार आश्रम। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है पवनार आश्रम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। अब कहा जा रहा है आपसे पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग का पाकिस्तान की मांग को सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया था? तो पाकिस्तान की मांग अगर हम कहें आपसे, तो मैंने आपको डेट बताई थी पाकिस्तान की मांग की, कि पाकिस्तान की जो मांग है वो 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग उठी थी, ठीक है। अब जब मांग की गई तो समझना, इनकी जो इस मांग है, इस मांग को स्वीकार करने वाले जो व्यक्ति हैं वो CR यानी चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, राजा जी जिन्हें कहा जाता है, वो व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा था, क्योंकि जो राजा जी गोपालाचारी का फॉर्मूला है, जैसे कहते हैं, उन्होंने 1942 में ये फॉर्मूला दिया था। 1942 में उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, और उन्होंने कहा था, एक बात कही थी कि भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा अगर रोड़ा है तो पाकिस्तान की मांग, अगर पाकिस्तान दे दिया जाए तो ये रोड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बाद में, जब 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता होगी, तो वो जिन्ना वार्ता के समय में ये बात कही जाएगी, तब उसके बाद यहाँ पे फिर खुलासा होता है, और खुलासा के समय में ये बात कही जाएगी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। तो हाँ, अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अभी इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट आपको वहां सब दूसरे प्रश्न में भी मिलता है, रुकिए अभी मैं आपको दूसरे प्रश्न में समझाता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है? 15 नंबर प्रश्न, 1935 के अधिनियम के द्वारा बनाए गए संविधान में कुल कितने भाग थे? यहाँ पे भाग पूछे गए, तो कुल कितने भाग थे अगर हम बात करते हैं, तो 1935 का अधिनियम है, इस अधिनियम में बात करते हैं, समझना, 22 भाग, 8 अनुसूचियां, 14 भाषाएं, और इसे कहीं कहीं 432 मिलता है, कहीं कुछ मिलता है, ये एक करेक्ट आंकड़ा नहीं है, इतने अनुच्छेद बताते हैं वो हैं। तो इन्हीं से अगर देखो तो 22 भाग हमने अडॉप्ट किए अपने संविधान में, 8 अनुसूचियां भी हमने अपने संविधान में अडॉप्ट की, लेकिन अब वो 12 हो गई, ये 25 हो गए, है ना। कहा जा रहा है 26 भाग हो गए, लेकिन ये 25 ही है, ठीक है। ये 14 थी, 14 से ये तुम्हारे अगर देखो 22 हो चुकी है, एक बढ़ने वाली है भोजपुरी, ये थे तुम्हारे पास, तो ये 448 हो चुके हैं करंट टाइम में जो इंग्लिश डाटा है, तो ये सब बढ़ के चले आए, ठीक है। चलो आगे प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी कि 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, लियाकत अली और देसाई समझौता कब हुआ था? तो लियाकत अली और देसाई समझौता की अगर हम बात करते हैं, तो लियाकत अली और देसाई समझौता जो है 1945 में हुआ था। अब यहाँ समझना, ये थोड़ी सी बात समझने वाली है, लियाकत अली और देसाई ये समझौता था क्या, ठीक है। ये 1945 में लियाकत अली और देसाई समझौता जब हुआ था, तो ये लियाकत अली यानी मुस्लिम लीग की ओर से आए हैं, और जो वो हैं हमारे यानी देसाई जी, वो कांग्रेस की ओर से आए थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जिन्ना जो रिपोर्ट जिन्ना ने जो सौंपी थी, उस रिपोर्ट में जब पाकिस्तान के पृथक मांग की बात की गई थी, तो उसमें 2 क्षेत्र थे। कौन कौन थे? एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, यानी कि हम बात करें जो आज बांग्लादेश करंट टाइम में, इसकी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने इस रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा था कि भाई एक तरफ पाकिस्तान तुम ले लो, चाहे इधर ले लो चाहे उधर ले लो, ठीक है। उस तरफ पाकिस्तान लेने के बाद ही, यानी कि ये रिपोर्ट है जिसका जो रिपोर्ट आगे सक्सेस नहीं रही, यानी इसको मुस्लिम लीग ने विरोध कर दिया। जब मुस्लिम लीग इसका विरोध कर दे तो बात वहीं खत्म हो जाती है। अब अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, प्रथम यहाँ पे कह रहा है, गांधी जिन्ना के बीच समझौता को, गांधी जिन्ना वार्ता बात थी यहाँ पे, लेकिन ये प्रश्न गलत टाइप हो गया है। गांधी जिंदाबाद था किस वर्ष हुआ था? गांधी जिन्ना समझौता जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो अगर उसकी बात करते हैं तो ये 1944 में गांधी जिन्ना समझौता था। ये 1944 में गांधी और जिन्ना के बीच समझौता हुआ था, ठीक है। इस समझौते में जो जिन्ना की मांग थी उसे अस्वीकार किया गया था, और आजादी मिलने के बाद कहा गया था कि पाकिस्तान बटेगा, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि वो अंग्रेज कह रहे हैं, जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान पहले बट जाए। बस ये थोड़ी सी उनकी दिक्कत थी, समझ गए आप। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से
कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो भारत की ओर से कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था अगर हम बात करते हैं तो समझना है यहाँ पे कुल कितने प्रतिनिधि यानी कि कुल कितने लीडर्स भारत की ओर से आए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, सितंबर महीने में 1930 में गोलमेज सम्मेलन शुरू होता है और 31 तक चलता है। तो ये पहला गोलमेज सम्मेलन है, 31 में शुरू होता है और ये जो है 32 तक चलता है। ठीक है, समझना है यहाँ पे। और 32 में फिर तीसरा होता है, 1932 के लास्ट में एंड में तीसरा होता है। तो ये हुआ पहला, यानी कि ये फर्स्ट है। ये आपका तुम्हारा यहाँ से सेकंड की बात करते हैं, सॉरी सेकंड यहाँ से है, ये तुम्हारा सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक, 3 गोलमेज सम्मेलन है। ठीक है, अब पहले गोलमेज सम्मेलन में कह रहा है कि कितने लोग, तो 89 लोग पहले गोलमेज सम्मेलन में लीड करने आए थे इंडिया की ओर से। लेकिन अगर तुम इस आंकड़े को देखो तो उठा कर ले आओ 79, ये गांधी जी की दांडी यात्रा के बीच चलने वाले समर्थक हैं। देखो कितना अच्छा मैच कर रहा है, 10 सिर्फ कम है। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना, अगर इसी के आगे यानी इस गिनती के आगे 400 ये लिख दो तो ये पहली लोकसभा के सांसद हो गए। प्रथम लोकसभा में इतने सांसद थे। डेट्स खेलना बहुत आसान है, गिनती डिजिट से आपको जीएस काफी आसान हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपके पास डाटा होना चाहिए, पहले स्टोर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे 19वां प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सिखों का नेतृत्व किसने किया था। सिखों का नेतृत्व संपूर्ण सिंह ने किया था। संपूर्ण सिंह सिखों की ओर से आए थे और सिखों की ओर से उन्होंने लीड किया था। महिलाओं की ओर से सरोजिनी नायडू ने लीड किया था। दलितों की ओर से अगर बात करें डॉक्टर अंबेडकर ने लीड किया था। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने 1931 में लीड किया था। ठीक है, एनी बेसेंट महिलाओं की ओर से फिर आई थी, अगर कहते हैं दूसरे वाले में। ठीक है, ये समझना इस चीज को। अब लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त किसने भाग लिया था। किसने यानी कौन सा ऐसा लीडर था, कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त तीनों गोलमेज सम्मेलन में गया था। यहाँ पे प्रभास ने उत्तर दिया सर सरोजिनी नायडू भी गई थी तीनों गोलमेज सम्मेलन में। प्रभास जी बिल्कुल सही उत्तर आपका है, लेकिन यहाँ पे अगर व्यक्ति की बात करें तो कोई जेंडर तो मैंने पूछा नहीं, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाएगा तो 3 व्यक्ति का नाम पेपर में आता है। ये खास तौर पर आरओ के बच्चों के लिए है, आरओ के बच्चे बिल्कुल ध्यान दें। डॉक्टर अंबेडकर को तो आप जानते ही हैं, उनका नाम याद ही रखते हैं। एक है आपका, हम कहें तो जो है देखो सप्रू है, तेज बहादुर सप्रू, एक नाम है तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, ये तेज बहादुर सप्रू महोदय हैं। फिर एक आते हैं एम के जैकर, एम के जैकर। ये अगर हम बात करते हैं तो राहुल जैकर, आपने आज की मूवी देखी होगी एसकी 2 में राहुल जैकर को, तो राहुल जैकर मत जाइएगा, एम के जैकर याद रखिएगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने अगर हम बात करते हैं तो ये गोलमेज सम्मेलन में तीनों में गए हुए हैं। क्योंकि कुछ ऐसे नाम हैं आप अभी नहीं सुने होंगे, नहीं जानते होंगे। वास्तविकता यही है, आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है और देखना है। क्योंकि कुछ प्रश्न अभी जब संविधान सभा शुरू होगी तो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको बिल्कुल हवाइयां नहीं लगेंगी। जैसे ट्रेलर के तौर पर एक प्रश्न आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का पिता किसने कहा था सर्वप्रथम। ऐसे गांधी जी को अर्जुन फकीर किसी ने कहा था ना, गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स किसी ने कहा था। ठीक है, तो वैसे ही मेरा प्रश्न आपसे है कि डॉक्टर अंबेडकर को किसने कह दिया कि संविधान के पिता हैं, ये संविधान के जनक है। ये जो शब्द है, ये टाइटल है, किस व्यक्ति ने दिया था। जैसे मुझे टीजी सर किसने कहा, तो ये सब एक प्रश्न होता है ना कि भाई आपको ये उपाधि कहाँ से मिली, ये टाइटल आपको कहाँ से मिला, कब दिया गया, किसने दिया गया। महात्मा जो है गुरुदेव जो है अगर कहें गांधी जी को किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कब कहा किसने। तो एक बहुत सी चीजें हैं। तो लेकिन ये तो हिट क्वेश्चन जो आप जानते हो, कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं जानते हो। ठीक है, तो ऐसी जानकारी पाने के लिए और ऐसी जानकारी से अपने पेपर को क्रैक करने के लिए, क्योंकि पेपर क्रैक तो होकर रहेगा, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि सिलेक्शन एक जिद है। जो हमारा आपका अपना जो चैनल है भारतीय ज्ञान आंसर, तो इसका एक जिद है कि आपको सिलेक्शन दिला के जाना है। ठीक, सेहत पे मत जाइए, हेल्थ पे मत जाइए, जो भी होगा देखा जाएगा। इतने से कोई मर नहीं जाता है, बस क्या है ना कि थोड़ा सा बर्डन कम करने के लिए एक क्लास आपकी कम की गई है। ओके, तो आज के लिए इतना रखता हूँ साथियों, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कृपया कर उस पर एक बार जरा अमल करिएगा और अपने कमेंट्स सुझाव दीजिएगा। और प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ शेयर करिए दोस्तों के साथ। ओके, जय हिंद साथियों।